हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और आज हम लेके आए हैं एक नई कविता। कविता का शीर्षक है आत्मकथ्य। ये कविता जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मित्रों की आग्रह पर, जब उनके मित्रों ने उनसे कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। अब आत्मकथा क्या होती है? जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखता है अपने बारे में, तो वो आपकी आत्मकथा कहलाती है। लेकिन यहाँ आत्मकथा नहीं है, आत्मकथ्य है। अब ये आत्मकथ्य कब लिखी गई और क्यों लिखी गई? जयशंकर प्रसाद जी को उनके मित्रों ने कहा कि वे अपनी आत्मकथा लिखें। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि मेरी आत्मकथा में कोई भी ऐसी विशेष चीज नहीं है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा ना लिखने के तर्क दिए। तो उन्हीं तर्कों को यहाँ पर आत्मकथ्य कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए इस कविता को पढ़ने से पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय तो और साथ में इस आत्मकथ्य कविता के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। वो नहीं चाहते थे वो अपनी आत्मकथा लिखें। तो वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, अपने मित्रों की बातों से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि वो अपनी आत्मकथा लिखें। तो फिर उन्होंने इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई एक कविता। तो उन्होंने आत्मकथा तो नहीं लिखी, लेकिन एक कविता लिख डाली और उस कविता को ही आत्मकथ्य के रूप में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस कविता में है क्या चीज, क्या यहाँ पर वो बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी? वो अपनी आत्मकथा ना लिखने के अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि क्यों वे अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो आत्मकथा क्यों नहीं लिख रहे हैं। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार सन 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की जो कथा है वो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है और इससे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी एक बहुत बड़े कवि भी रहे हैं। उन्होंने जो है हिंदी साहित्य में अपना बड़ा योगदान दिया। उनके मित्रों के आग्रह पर उन्होंने क्या कहा कि उनके जीवन में ऐसा कोई विशेष घटना है ही नहीं जिसे वो लोगों के सामने प्रस्तुत करें और लोगों को वो रोचक लगे। तो कहीं ना कहीं जो है एक तरफ वो यथार्थता की तरफ है और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनका जीवन कितना विनम्र है। तो आइए पहले इनके जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे कविता को पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां, उनकी स्थितियां जो है अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म का जो है सन 1937 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, उनकी प्रमुख जो काव्य कृतियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद भी कर लेंगे। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं जो उन्होंने काव्य के रूप में लिखी है। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं, कृतियां हैं। तो वो है जिसमें चित्राधार हो गया, कानन सुमन हो गया, झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया और कामायनी।
आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। तो इनको जो है कामायनी जो उन्होंने कविता लिखी है, जो काव्य है, उसके लिए उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी रहे हैं। सिर्फ कवि ही नहीं बल्कि इन्होंने प्रमुख गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें कुछ लिखी हुई है अजात शत्रु हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया और ध्रुव स्वामिनी। उनके नाटक हैं तो कंकाल, तितली और इरावती इनके कुछ उपन्यास हैं। ठीक है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनकी कहानी संग्रह है। तो इन्होंने नाटक भी लिखे, इन्होंने उपन्यास भी लिखे और साथ में इन्होंने कुछ कहानी संग्रह भी लिखे। तो जयशंकर प्रसाद की गद्य रचनाओं में नाटक हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये कुछ इनके नाटक लिखे हुए हैं। साथ में इन्होंने कंकाल, तितली और इरावती, ये इनके कुछ उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह है। तो काव्य के साथ इन्होंने गद्य में भी हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कवि की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिक उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो जैसा कि हम यहाँ आत्मकथ्य पढ़ रहे हैं और इस आत्मकथ्य कविता को क्यों यहाँ पर आप जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ये हम पढ़ चुके हैं कि उनके मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे अपनी आत्मकथा लिखें, अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं को हमारे सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। तो अपनी आत्मकथा ना लिखने के यहाँ जयशंकर प्रसाद ने अलग अलग तर्क दिए हैं। तो आइए इस कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर जानते हैं कि क्या क्या तर्क देते हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो कहते हैं, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह कर लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, यह कर लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम सुन करके सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले, मेरा रस ले अपने भरने वाले। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मैं, मधुर चांदनी रातों की, मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिलाकर हंसते, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, मिला कहाँ वह स्वप्न जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, अनुरागिनी उसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, सीवन
को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छी नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। क्या यह अच्छी नहीं, क्या यह अच्छा नहीं औरों की सुनता में मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो चलिए जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यह कर लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। मेरा रस ले अपने भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन व्यथा। तो आइए इन पंक्तियों के भावार्थ को जान लेते हैं। तो आत्मकथ्य जो आपका चैप्टर 3 है, यहाँ तीसरी कविता है आपकी। इससे पहले हमने राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पढ़ा था। तो पहली जो काव्यांश हमें अलग अलग काव्यांश में अलग अलग पद्यांशों में इसे तोड़कर इसके हम अर्थ को लिखेंगे। तो यहाँ तर्क देते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी यह। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यह कर लो करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुख कर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इस कविता में कवि अपनी आत्मकथा न लिखने के कुछ कारणों को बता रहे हैं कि वो अपनी आत्मकथा आखिर क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी से उनके मित्रों ने आग्रह किया कि वे अपनी आत्मकथा लिखें, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा ना लिखने के अलग अलग तर्क दिए। आत्मकथा तो नहीं लिखी, लेकिन उस आत्मकथ्य पर यहाँ पर एक कविता लिख डाली। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी जो भौरा है वो प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। यानी किसी की जो है जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश में नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि संसार में हर कुछ जो है चंचल है, ठीक है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे हैं। हर किसी को दूसरों की कमी नजर आती है, अपनी कमी नहीं दिखती है। यह कह जानते हुए भी तुम मुझे मेरी आत्मकथा तुम जानना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी
सुनाते हैं तो लोगों को उसमें आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल भी खाली है। तो ये तो अर्थ है, लेकिन भाव हमें यहाँ पर किस तरह से, क्योंकि कवि किसी दो पंक्तियों को लिखता है, वो पंक्तियों में जो भाव होता है ना वो अनंत होता है। तो कवि जब भी कविता लिखता है तो वो कविता कुछ पंक्तियों तक सीमित नहीं होती है, उसके अंदर असंख्य भाव कवि के होते हैं। मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, यह मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घरी। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, क्योंकि उनके मित्रों ने उनसे उनकी आत्मकथा कहने को कहा है, उनकी आत्मकथा लिखने के लिए कहा है, तो उन्होंने क्या कहा, जिस प्रकार से एक भौरा फूल के चारों तरफ गुनगुनाता है, देखा है आपने, फूल के चारों तरफ एक भौरा क्या करता है, वो उस मधु के खोज में उस फूल के चारों तरफ क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। क्योंकि तर्क दे रहे हैं, उदाहरण देते हैं कि आज मैं अपने जीवन की हर कहानी की तरफ मेरा मन, जिस प्रकार से एक भौरा जो है क्या करता है, फूल के चारों तरफ गुनगुनाता है, ऐसे ही कवि का मन रूपी जो भौरा है वो अपने जीवन की हर कहानी के चारों तरफ मंडरा रहा कि मैं कौन सी कहानी तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। तो इस पंक्ति में वो क्या भाव प्रकट करते हैं, कवि का भाव ये है कि जिस प्रकार एक भौरा एक फूल के चारों तरफ गुनगुनाता हुआ क्या करता है, घूमता रहता है, तो जैसे ही उनके मित्रों ने उनसे कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो जयशंकर प्रसाद का जो मन रूपी भौरा है वो उनके जीवन की अनंत कहानियों, क्योंकि जीवन में हमारे बहुत सारी कहानियां होती हैं, उनके जीवन की अनंत कहानियों के चारों तरफ घूम रहा है कि आखिर में कौन सी कहानी तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे। जयशंकर प्रसाद को लगता है कि उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित ही नहीं हुआ जिसे वो आत्मकथा रूप में लिख करके दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जिस प्रकार से एक पतझड़ में जो पत्तियां होती है, एक पेड़ जब सूख जाता है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वो गिर जाते हैं, ऐसे ही कहते हैं मेरे जीवन रूपी जो वृक्ष है उसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं में जो है कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है, और अपने जीवन को उस वृक्ष के समान वो बताते हैं जिसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, सारी पत्तियां गिर करके नीचे घनी जो है गिर चुकी है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर, इस पूरे हिंदी साहित्य में, इस पूरे इतिहास में जो अनंत नीलिमा, इस पूरे हिंदी साहित्य जगत में, या फिर आप देखिए किसी भी महान पुरुष ने क्या किया है, अपने जीवन का इतिहास आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग दूसरों की तो सुनते हैं, उसके जीवन की घटनाओं को भी पढ़ते हैं, उसकी कमियों को लोग निकालते हैं। यह गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह कर लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैंने अनेक आत्मकथा पढ़ी हैं, जीवनियां पढ़ी हैं, उनको पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपना ही खुद जो है व्यंग मलिन उपहास करवाते हैं, क्योंकि लोगों का काम है आपके जीवन की घटनाओं को पढ़ना, आपकी कमियों को निकालना, आपकी जो है बुराइयों को निकालना। तो कहते हैं क्योंकि मेरे जीवन रूपी वृक्ष में कोई भी ऐसा जो है अब पत्ता नहीं रहा जिसे मैं तुम्हें प्रस्तुत करूं तुम्हारे सामने। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, ठीक है, और अब मेरे जीवन रूपी वृक्ष में कोई भी पत्ता नहीं रहा है।
वो सारे गिर करके नीचे गिर चुके हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह कर लो करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, इस हिंदी साहित्य जगत में मैंने कई महापुरुषों का जीवन परिचय देखा है, उनके जीवन की घटनाओं को पढ़ा है। इनको पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपना ही उपहास करवाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं ही नहीं। अगर मैं अपने जीवन की आत्मकथा को अपने सामने प्रस्तुत करूंगा, दुनिया के सामने प्रस्तुत करूंगा, तो लोग मेरा ही क्या कर लेंगे, व्यंग मलिन उपहास करेंगे, मेरे ही जो है मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम तब भी कह रहे हो कि मैं अपनी कमजोरियों को, बीती यानी कि जो समय बीत चुका है, जो मेरी दुर्बलताएं हैं, जो मेरी कमजोरियां हैं, उनको मैं फिर भी कहूं तुम्हारे सामने, दुनिया के सामने फिर भी प्रस्तुत करूं। अपने मित्रों से व्यंग कर रहे हैं अपनी आत्मकथा ना लिखने का, कि मेरा जीवन रूपी जो वृक्ष है उसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं। इस गंभीर अनंत यानी कि कहने का मतलब यह है कि मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे मैं प्रस्तुत करूं और दुनिया को उससे कुछ सीखने को मिले। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह कर लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस पूरे हिंदी साहित्य जगत में मैंने कई लोगों का इतिहास पढ़ा है, उनके जीवन के बारे में पढ़ा है। मुझे वो पढ़ करके ऐसा प्रतीत होता है मानो ये लोग अपना ही उपहास करवा रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। उसके बाद भी तुम मुझे ये कहते हो कि मैं भी अपनी कमजोरियों, जो मैंने पुराने समय में, इससे पहले अपने भूतकाल में किया है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तुम सुनकर सुख पाओगे क्या? मेरी इन कमजोरियों को सुन करके तुम्हें सुख मिलेगा? तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। यानी कि ये तो गागर खाली है, मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है वो बिल्कुल खाली है। क्या तुम उस जीवन रूपी घड़े को देखना चाहते हो? किंतु कहीं ऐसा ना हो। अब अपने मित्रों से फिर दूसरा तर्क दे रहे हैं, कहते हैं मेरा जीवन रूपी जो गागर है वो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसी जो है बात नहीं है जिससे जो लोगों को जो है मैं कुछ सिखा सकूं। कहते हैं मेरा जीवन रूपी जो गागर है, घड़ा है, वो बिल्कुल खाली है। और अगला तर्क कहते हैं किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। अब अपने मित्रों से जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं जीवन रूपी गागर तो मेरा बिल्कुल खाली है, लेकिन अगर मैंने अपने जीवन की कहानियां, आत्मकथा आपके सामने प्रस्तुत कर दी और कहीं तुम इस गागर को खाली करने वाले अपने को न समझो, क्या? किंतु कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम ही इस गागर को, मेरे जीवन रूपी यानी कि मेरे जीवन में जो सुख थे उनको छीनने वाले कहीं तुम स्वयं को न समझो। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। यानी कि मेरे जीवन के जो सुख हैं उनको छीनने वाले कहीं तुम स्वयं को न समझो। यानी कि कहीं न कहीं जयशंकर प्रसाद जी ये कहना चाहते हैं कि उनके कुछ कपटी मित्रों ने उनके साथ धोखा किया है, क्योंकि जब वो आत्मकथा लिखेंगे तो वो उनके बारे में भी लिखेंगे जिन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को धोखा दिया है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा लिख दी कहीं और मेरी आत्मकथा में मेरे जीवन में जो दुख हैं, जो मेरे जीवन में घटित जो दुख हैं, उस दुख को, यानी जो सुख रूपी घड़ा मेरा खत्म हुआ है, बिल्कुल खाली है, उस घड़े को खाली करने वाले तुम अपने आप को न समझो, अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। मेरे दुखों को का कारण कहीं तुम अपने आप को न समझो। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। यह विडंबना है मेरे सामने कि मैं अपने जीवन की, मैं अपने ही जीवन की, क्योंकि उनका जीवन बिल्कुल सरल था, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं, क्योंकि उनको जो है उनके जीवन में बहुत धोखे मिले हैं, उनके
प्रपंची जो मित्र हैं उन्होंने धोखा दिया है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं, मैं अपने जीवन रूपी इस घटनाओं को अपने दूसरों के सामने में प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ और अपनी हंसी में नहीं उड़ाना चाहता हूँ। भूलें अपनी जो मैंने भूल की है और प्रवंचना औरों की दिखलाओ, मेरे साथ जो है छल किया गया, प्रवंच किया गया औरों की दिखलाओ में। मैं ये सारा सब कुछ दुनिया को नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो प्रवंचना है, जो मेरे साथ कपटी जो मेरे मित्र हैं, उनकी भी मैं जो है असलियत दुनिया के सामने नहीं दिखलाना चाहता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। आगे की पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी पत्नी, अभी उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और अब कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छे पल भी आए थे, क्योंकि अभी तो कहते हैं वो कि मेरे जीवन रूपी वृक्ष से सभी पत्ते झड़ चुके हैं, अभी उनका जीवन दुखमय है। तो कहते हैं मैं जब अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मुझे उन सारी घटनाओं को प्रस्तुत करना पड़ेगा। मेरे साथ जो छल हुआ है, जो प्रवंचना मेरे साथ की गई है, उनको मैं लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ। मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है वो बिल्कुल खाली है। और अपने मित्रों को कहते हैं कि कहीं तुम अब मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली करने वाले खुद को न समझो। मैं औरों की प्रवंचनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मैं अपनी पत्नी के साथ बिताए गए उन पलों को कैसे गाऊं, अरे खिल खिला कर हंसते होने वाली उन बातों की जो मेरी पत्नी और मेरे बीच हुई है, उन बातों को मैं दूसरों के सामने कैसे प्रस्तुत करूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। मुझे वो स्वप्न, मैंने भी एक जो है सुंदर सा स्वप्न देखा था, लेकिन मुझे वो स्वप्न मिला ही कहाँ है, मुझे वो सुख कहाँ मिला है जिसका मैंने सपना देखा है। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जो मेरे बाहों में आते आते वो मुस्कुरा करके मुझसे दूर हो गया। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब अपनी पत्नी की सुंदरता का, सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की, जिसके जो है सुंदर से गालों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती, जो सुबह का सूरज है, ठीक है, उसकी जो किरणें हैं, मानो ऐसा लगता था कि उसके गालों की जो रोशनी है कि उषा को भी सुबह जो है, सूर्य को जो है उसी से रोशनी मिल रही हो। उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा है। यानी कि मेरा जीवन रूपी मैं जो हूँ एक पथिक की तरह हूँ, और उसके जीवन, वो जो घटनाएं उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो वक्त गुजारा है, जो समय गुजारा है, उन स्मृतियों के माध्यम से वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। यानी कि उन अच्छी जो उनकी यादें हैं, उनके यादों के सहारे वो जो है अपने जीवन को क्या करते हैं, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कहते हैं मेरे जो पुराने दुख हैं उनको क्यों तुम उधेड़ करके फिर से मुझे जो है दुख पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि वो जो है अभी अभी उनके दुखों को भूलने की वो कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं मेरा जीवन जो है बहुत छोटा सा है, इसकी मैं बड़ी बड़ी कथाएं कैसे आपके सामने प्रस्तुत करूं। क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं औरों की सुनूं और स्वयं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे, क्या तुम मेरी आत्मकथा को सुन करके भला करोगे। मेरी भोली आत्मकथा अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं क्या तुम इससे सुन करके भला करोगे, क्या तुम मेरे जीवन की आत्मकथा को सुन करके तुम्हें सुख मिलेगा। कहते हैं अभी समय भी नहीं है, अभी आत्मकथा लिखने का अच्छा समय नहीं है, क्योंकि थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। क्योंकि मेरी जो मौन व्यथा यानी जो मेरा दुख है वो अभी सोया हुआ है, और मैं उस दुख को कुरेदना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो फिर उन्हें और ज्यादा दुख होगा।
ठीक है, तो ये कविता जयशंकर प्रसाद जी के आत्मकथा ना लिखने के तर्क पर लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मकथा ना लिखने के लिए अलग अलग तर्क दिए हैं। पहला तर्क लिखा, बोला उन्होंने कि मेरे जीवन रूपी जो वृक्ष है वो अब सूख चुका है, वो उसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस पूरे अनंत आसमान में, इस पूरे इतिहास में मैंने कई लोगों की जीवनियां पढ़ी हैं, कई महापुरुषों की जीवनी पढ़ी हैं, उनकी आत्मकथा पढ़ी हैं। उनको पढ़ करके मुझे ऐसा लगता है मानो वे अपना ही स्वयं का जो है मजाक बनवा रहे हैं, क्योंकि लोग दूसरों की कमियों को देखते हैं और हंसते हैं, उस पर हंसते हैं। तुम तब भी कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा को लिख डालूं। क्या तुम्हें मेरी आत्मकथा, मेरी दुर्बलता को, मेरे बीते हुए जो मैंने कमियां की हैं, जो मुझसे गलतियां हुई हैं, उनको पढ़ने से आपको सुख मिलेगा? ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जीवन रूपी, मेरे जीवन में जो दुख आए हैं उस दुख को का कारण तुम स्वयं को समझो। ठीक है, और कहते हैं मैं अपनी भूलों को और लोगों ने मेरे साथ जो छल किया है उसको दूसरों के सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ठीक है, साथ में अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन पलों को भी वो अभी दूसरों के सामने नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि वो उन यादों के सहारे ही आगे जी रहे हैं। आगे कल की क्लास में हम किस तरह से आपने इस कविता की भावार्थ, शब्दार्थ को लिखना है, ये तो हमने एक जल्दी से इसको क्विक रिवीजन किया है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में इसके शब्दार्थ भी लिखाएंगे, इसका व्याख्या भी लिखाएंगे और भावार्थ भी लिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।